हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हमें घटनासार करंट वार्स की 2021-22 में नया सेगमेंट पढ़ना है। नया सेगमेंट है आर्थिक घटनाओं की वार्षिकी। घटनासार में आज हम पढ़ेंगे पार्ट 15। पिछले सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ आप में से जिसके पास भी घटनासार मैगजीन की PDF नहीं है वे ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के सेगमेंट को शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया। इसको लगाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अग्रणी बिजली क्षेत्र की कंपनी NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने सफलतापूर्वक अपना पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड 13 सितंबर 2021 को जारी किया। कितने साल के लिए जारी किया गया है तो नोट करेंगे, 7 साल के लिए। यूरो 300 मिलियन बॉन्ड की कीमत 1.841% रखी गई है। यह यूरो ग्रीन बॉन्ड भारत की ओर से जारी किया जाने वाला अब तक का पहला यूरो मूल वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। याद रखना है, यूरो मूल वर्ग का पहला ग्रीन बॉन्ड है और ये जारी किया गया है PFC के द्वारा। किसके द्वारा? पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। इसके अलावा यह किसी भी भारतीय NBFC के द्वारा पहली बार जारी किया गया यूरो बॉन्ड है। तो आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक है दूरसंचार क्षेत्र में 100% FDI को मंजूरी। उच्च स्तर के कर्ज से जूझ रहे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को राहत देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि दूरसंचार क्षेत्र में FDI पहले 49% थी, अब इसे बढ़ाकर कर दिया जाए कितना? 100%। ठीक है, यानी कितना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है दूरसंचार क्षेत्र में? 100% हो सकता है। यह हाल ही में निर्णय लिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में। महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है। इसके साथ याद रखेंगे समायोजित सकल राजस्व यानी AGR एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की परिभाषा में बदलाव कर अब सभी नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू को AGR से हटा दिया गया है। 1 अक्टूबर 2021 से स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर विलंबित भुगतान पर ब्याज दर की SBI MCLR + 2% सूद के आधार पर कम हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखना है, पहले जो FDI कितनी थी? 49% थी, इसे बढ़ाकर 100% कर दिया गया। तो मुख्य रूप से आपको इसी को याद रखना है, यही परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है GDP संबंधी अनियतम आंकड़े। किसके द्वारा जारी किए जाते हैं अनियतम आंकड़े? तो ये जारी किए जाते हैं NSO के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। ये ऑफिस किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो आपका उत्तर होगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत NSO कार्य करता है और यही GDP संबंधी अनियतम आंकड़े जारी करता है। ठीक है, आंकड़ों में क्या बताया गया? आंकड़ों के अनुसार संदर्भित तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून, ठीक है, इस समय काल की बात की जा रही है, में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर GDP पूर्व वर्ष की समान अवधि की तुलना में 20.1% अधिक रही। कितनी अधिक रही? याद रखना है 20.1%। ये डाटा जारी किया गया है NSO के द्वारा। कंपेयर किया जा रहा है अप्रैल जून तिमाही को पिछले वर्ष के अप्रैल जून तिमाही 2020 से। ठीक है, क्लियर हो गया। पिछले वर्ष समान अवधि में GDP 24.4% की गिरावट दर्ज की गई थी। तो पिछले वर्ष कितनी गिरावट दर्ज की गई थी? 24.4% की। और आप जानते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था का जो रिकवरी रेट है वो कितना है? किस शेप का है? B शेप का है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सकल मूल संवर्धन की दृष्टि से कृषि क्षेत्र में 4.5 की वृद्धि इस तिमाही में दर्ज की गई है। वहीं विनिर्माण क्षेत्र में GVA में 49.6%, विनिर्माण क्षेत्र में 68.3% की गिरावट अप्रैल जून 2021 में दर्ज की गई है। इसको याद रखेंगे। CSO के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल जून 2021 की तिमाही में देश में सकल मूल संवर्धन यानी GVA में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? 18% की वृद्धि रही। GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि रही? 20.1% की। वही GVA में कितनी वृद्धि रही है? 18% की। क्लियर हो गया। अगला टॉपिक है अर्थव्यवस्था पर 2020-21 में राज्यों की प्रति व्यक्ति आय में 6% की कमी। इसको आप लगा लीजिए, इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। कोरोना ने अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया? इसका अंदाजा इस तरह से लगाया जा सकता है कि 15 राज्यों की GDP वित्त वर्ष 2020-21 में
वर्ष 2019-20 के मुकाबले कम हो गई है। तो कितने राज्यों की जीडीपी में गिरावट दर्ज की गई है? आपका उत्तर होगा 15 राज्यों की जीडीपी में। 9 राज्य ऐसे हैं जहां पिछले 2 वर्ष के स्तर तक नीचे गई है। ठीक है, कितने नीचे गई है, कौन कौन से वे हैं? वे हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो याद रखना है पिछले दो वित्त वर्ष के स्तर तक नीचे गई है। ऐसे 9 राज्यों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है। वर्ष 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में कुछ राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में 6% तक कमी आई है। कितने % की कमी आई है प्रति व्यक्ति आय में? 6% की कमी आई है। आरबीआई द्वारा हाल ही में जारी अर्थव्यवस्था पर नई रिपोर्ट में जानकारियां दी गई हैं। तो ये किसके द्वारा जानकारी दी गई है, आपको याद रखना है। ये सारा रिपोर्ट जो तैयार की गई है आरबीआई के द्वारा तैयार की गई है, उसी ने इसको प्रस्तुत किया है। इस रिपोर्ट में आगे क्या बताया गया है, बात करते हैं। इस रिपोर्ट में वर्ष 1997, 98, 1997, 98 से लेकर वर्ष 2020-21 तक के दौरान राज्यों की इकोनॉमी की तस्वीर प्रस्तुत की गई है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए कि आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी है उसमें किस काल को कवर किया गया है, किस समय को कवर किया गया है। तो आपका उत्तर होगा 1997 से लेके 2020-21 तक। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है? प्रति राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय वर्ष 2020-21 में 86,659 रुपये थी, जो वर्ष 2017-18 में 87,586 रुपये थी। तो आप क्लियर देख सकते हैं, यानी गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ 17-18 से कंपेयर किया गया है 20-21 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय को, और इसमें कमी दर्ज की गई। तो ये वाला डेटा आपको याद रख लेना है, परीक्षा में ये पूछा जाएगा। 4 वित्त वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 1,35,000 रुपये से घटकर 99,664 रुपये रह गई है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बात की जा रही है जीडीपी की, प्रति व्यक्ति जीडीपी की बात की जा रही है। पिछले 2 वित्त वर्षों में ही प्रति व्यक्ति जीडीपी में 8.23% की कमी दर्ज की गई है। यह पूरा आकलन जीडीपी की स्थिर कीमतों पर है। और किस वर्ष को आधार बनाया जाता है? आप जानते हैं, इसमें आधार बनाया जाता है वर्ष 2011-12 को। आगे बात करते हैं। आरबीआई के अनुसार वर्ष 2018-19 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति जीडीपी में 6.06% की गिरावट दर्ज की गई है। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, जिनका खासकर यूपीपीसीएस का एग्जाम, यूपी आरओ का आने वाले समय में एग्जाम है उनके लिए। चंडीगढ़ में भी गिरावट दर्ज की गई, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, झारखंड में, पंजाब और राजस्थान में। तो बाकी किसी का आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है, केवल उत्तर प्रदेश का परसेंटेज याद रखेंगे। कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 6.06% की। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार बिहार उन राज्यों में है जिनमें इस अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति जीडीपी की राशि 29,092 रुपये बढ़कर 31,017 रुपये हो गई है। तो प्रति व्यक्ति जीडीपी में बढ़ोतरी किस राज्य में देखी गई है? तो आपका उत्तर होगा बिहार में, जिनका बीपीएससी है या जिनका भी आगे यूपी में भी एग्जाम है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऐसा राज्य है जिसने बढ़ोतरी की है। ठीक है, प्रति व्यक्ति जीडीपी में। जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, तेलंगाना, सिक्किम व मध्य प्रदेश ऐसे राज्य हैं जिनमें प्रति व्यक्ति जीडीपी इन 2 वित्त वर्ष के दौरान कम नहीं हुई है। तो इन राज्यों में कमी नहीं हुई है, लेकिन बिहार में तो प्रति व्यक्ति जीडीपी में उल्टा बढ़ोतरी देखी गई है। तो इसे आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक देखते हैं कौन सा है। वर्ष 2020-21 में देश में खाद्यान्न उत्पादन के चौथे अग्रिम अनुमान। तो ये हो सकता है एग्जाम में पूछे जाएं, क्योंकि ये चौथे और अंतिम अग्रिम अनुमान है इस वर्ष के। बात कर लेते हैं, डायरेक्ट हम लोग चलते हैं किसके द्वारा ये जारी किया। ये जारी किया जाता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। तो ये दिए हुए हैं आपको प्रमुख फसलों के उत्पादन। ठीक है, तो सभी को आपको याद नहीं रखना है, कुछ कुछ हम याद करेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। कुल खाद्यान्न में कितना रिकॉर्ड उत्पादन रहेगा? 308.65 मिलियन टन। चावल याद रखेंगे कितना रहेगा? 122.27 मिलियन टन रिकॉर्ड। ठीक है, और रिकॉर्ड यानी कि पिछले बार से अधिक। ठीक है, अभी तक जितना उत्पादन हुआ उससे ये अधिक है, तो हर साल ये रिकॉर्ड में ही रहता है, इसको आपको याद रखना है। गेहूं कितना रहा? 109.52 मिलियन टन। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप पौष्टिक और मोटे अनाज भी याद रखें, क्योंकि 2023 में
क्या मनाया जा रहा है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया जा रहा है, और इसका जो प्रस्ताव था यूएनओ में वो भारत के द्वारा ही लाया गया था। तो इसीलिए मोटे अनाज का भी उत्पादन आप याद रखेंगे, रिकॉर्ड कितना रहा? 51.15 मिलियन टन। उसके बाद आप याद कर सकते हैं तिलहन का, ये कितना रहा? रिकॉर्ड 36.10 मिलियन टन। ठीक है, ये याद कर सकते हैं। बाकी आप दलहन चाहें तो याद कर सकते हैं, 25.72 मिलियन टन रिकॉर्ड रहा, इतना याद रखेंगे। बाकी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एक आप गन्ने का और याद कर लें, गन्ने का कितना है? 399.25 मिलियन टन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। बाकी आगे इसमें यही लिखा गया जो हमने अभी टेबल के फॉर्म में पढ़ा, इसे शब्दों में गूंथ कर लिखा गया है, तो इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि महत्वपूर्ण है। देश में अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता अब 100 गीगावाट से अधिक है। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आप जानते हैं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने खासकर बहुत काम किया है। अक्षय ऊर्जा के लिए सोलर पैनल जगह जगह पर लगाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, किसानों को कुसुम योजना के अंतर्गत सोलर पंप प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रयास सरकार के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं, और हमारे द्वारा लक्ष्य भी निर्धारित किया गया कि हम 2030 तक 450 गीगावाट जो अक्षय ऊर्जा है उसको प्राप्त करेंगे। ठीक है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, कब तक? वर्ष 2030 तक। इन सब फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे, याद रखना है आपको। ठीक है, याद रहेगा ना? आगे बात करते हैं। तो इस दशा में इस लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए देश ने कई प्रयास किए, सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। उनमें से देख लेते हैं। ये टेबल में डायरेक्ट चलेंगे, जो ऊपर लिखा हुआ है इसी को टेबल के फॉर्म में रखा गया है, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये आगामी परीक्षाओं में जीएस से सवाल बनेगा, तो आपके पास जो भी ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट की कॉपी होगी, ठीक है, नोट्स आपके होंगे, उसमें प्लीज़ इसको एक जगह नोट करके रख लीजिए, क्योंकि आपकी जो घटनासार की मैगजीन है ये हो सकता है खो जाए या आपके पास ना रहे, आपके दिमाग से निकल जाए। तो इसे आप नोट कर लीजिए कि किस क्षेत्र का, किस स्रोत का कितना योगदान है एनर्जी बनाने में। ठीक है, विद्युत क्षमता विकसित करने में किस स्रोत का कितना योगदान है, इसको आप एक जगह नोट करके रख लीजिए। आगामी सभी परीक्षाओं में ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आपको नोट कर लेना है। समझ गए होंगे, सेम बात वही बार बार रिपीट हो रही है, तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा जो तापीय ऊर्जा है इसका वेटेज कितना है, यानी जो कोल के द्वारा ऊर्जा या डीजल के द्वारा जो जलाकर ताप के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, विद्युत उत्पन्न की जाती है, उसका वेटेज कितना है? वह है 60.9%। ठीक है, और इसमें अभी हम पढ़ लेंगे अलग अलग। उसके बाद हाइड्रो पावर से हमें कितनी मिलती है ऊर्जा? तो हमें मिलती है 12.1%। ठीक है, नाभिकीय ऊर्जा कितनी मिलती है? 1.8%। पहले जो हम डेटा पढ़ते थे उसमें आपने पढ़ा होगा 2.3% रहती थी, लेकिन क्योंकि अक्षय ऊर्जा जो है, ठीक है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है उसमें बढ़ोतरी हुई है, इसलिए नाभिकीय का जो परसेंटेज है वो कुछ डाउन आ गया है। तो नाभिकीय ऊर्जा का कितना है? 25.2%। और इसको प्लीज़ रट्टा मार लीजिए, इन सभी को, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से रिपीट करते हैं, तापीय कितना है? 60.9 है। हाइड्रो पावर से कितनी हमें विद्युत प्राप्त होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है? 12.1। नाभिकीय से 1.1। ठीक है, 1.8, 8 नहीं 1.8। अक्षय ऊर्जा से कितनी होती है? 25.2। ठीक है, ताप में आप अगर अलग अलग देखना चाहें तो कोयला से कितना उत्पादन होता है विद्युत का? 52.6। ठीक है, लिग्नाइट कोयले से 1.7%। गैस के द्वारा हमें 6.5% विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, और डीजल के कंबशन से, डीजल को जलाने से 0.1% क्या होती है? विद्युत की आपूर्ति होती है। तो इसको प्लीज़ आप एक जगह नोट कर ले, बेहद महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस डेटा को रिलीज़ किया है 12 अगस्त 2021 को विज्ञप्ति के द्वारा। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक है और सही है। आगामी 4-5 सालों के लिए ये एज इट इज़ जस का तस रहेगा, परीक्षा में पूछा भी जाएगा। ठीक है, और ये 4-5 साल बाद नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा डेटा दिया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। बात इतनी बार महत्वपूर्ण बोला गया है तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात करते हैं आवधिक श्रमवर्ण सर्वेक्षण रिपोर्ट के बारे में। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? जारी की गई सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, यह सर्वे जुलाई 2019 से जून 2020 के बीच संपन्न किया गया। इसमें बताया गया है कि सभी राज्यों में जो कुल बेरोजगारी है वो कितनी रही? 4.8% रही,
वहीं स्नातकों की बेरोजगारी का स्तर कितना है? 17.2%। तो पढ़े लिखे ज़्यादा बेरोजगार हैं, इस रिपोर्ट में यही बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, उसके बाद ये रखा है डिप्लोमा सर्टिफिकेट, वो सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम देख लेते हैं कौन से राज्य में बेरोजगारी का स्तर अधिक है। तो आप देख सकते हैं सबसे अधिक बेरोजगारी का स्तर कहाँ पर है? दिल्ली में है 8.6%। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना है? 4.4%। पता नहीं कितना ऑथेंटिक डाटा है ये, देख सकते हैं। रोजगार में ये कुछ भी गिन लेते हैं, छोटे छोटे कामों को भी रोजगार में गिन लेते हैं, भले उससे आपके घर आजीविका चले ना चले, घर चले ना चले, उसको रोजगार में गिन लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी का स्तर बताया गया है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा कि 4.4% है। दिल्ली में 8.6% है। उसके बाद सबसे अधिक मैंने बताया दिल्ली में, उसके बाद दूसरा स्थान आता है हरियाणा का। यहाँ पर कितना है? नहीं, उससे अधिक उत्तराखंड में, सॉरी, दिल्ली के बाद उससे अधिक कहाँ पर है? उत्तराखंड में कितना है? 7.1% है। उसके बाद फिर हरियाणा है, यहाँ पे 6.4 है। तो मुख्य रूप से आप दिल्ली याद रखेंगे और उत्तर प्रदेश याद रखेंगे, जिनका बीपीएससी एग्जाम है उनको याद रखना है। बिहार में कितना बेरोजगारी की दर है? 5.1% है, याद रखेंगे आप। क्लियर। अब आगे बात करते हैं भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड की स्थापना। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 सितंबर 2021 को बहुप्रतीक्षित बेड बैंक भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड यानी IDRCL इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंध कंपनी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं AMC, इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आएगा, एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की। इसमें सरकारी बैंक की 49% की हिस्सेदारी होगी। शेष हिस्सेदारी निजी बैंकों, दूसरे वित्तीय संस्थानों की होगी। इसकी अधिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपए और प्रदत्त पूंजी कितनी होगी? 80.5 लाख रुपए होगी। ठीक है, IDRCL अशोध ऋणों को साफ करने के लिए नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के साथ मिलकर काम करेगी। अब इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं, बताते हैं। अशुद्ध ऋण का मतलब क्या है? ऐसा ऋण जिनका ना तो ब्याज आया है ना ही जिनका मूलधन वापस आया। तो ऐसा ऋण कौन सा होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है NPA में। तो ये क्या करेंगे? ये बैंकों से कहेंगे कि हम ऐसी, जिनको आपने ऋण दिया है, हम उन कंपनियों से ऋण वसूली का काम हम करेंगे, लेकिन उस एवज में आप हमें क्या करेंगे? कुछ अमाउंट देंगे, कुछ कमीशन देंगे। तो इसलिए ये काम करता है और ये हर तरीका अपनाता है। ठीक है, जो भी तरीके होते हैं, कई बार क्या होता है, कंपनी अपना NPA भरना चाहती है, इसको निपटाना चाहती है, लेकिन उनके पास इतना धन नहीं होता कि जो जिस काम के लिए उन्होंने ऋण लिया था बैंक से, उस काम को सुचारू रूप से चला पाए। कुछ धन की कमी से उनका काम ठप पड़ जाता है या स्पीड अप नहीं हो पाता। तो ये क्या करती हैं? अतिरिक्त धन भी उपलब्ध कराती हैं, या अगर कोई जानबूझकर चोरी कर रहा है तो उसमें अन्य जो विधिक प्रक्रियाएं होती हैं उनको अपनाकर धन की वसूली करती हैं। ठीक है, तो इसी काम के लिए IDRCL की स्थापना की गई है और इसमें नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड मदद करेगी। ये दोनों मिलकर काम करेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको हल्का फुल्का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और जल्दी ही हम इकोनॉमिक्स की क्लास शुरू करेंगे जिसमें इन सब टर्म्स को हम अच्छे से समझेंगे। आगे बात करते हैं, भारत 2050 तक बनेगा तीसरा सबसे बड़ा आयातक। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड द्वारा सितंबर 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन सकता है। रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग ने। ठीक है, ये सब याद रखा करिए, परीक्षा में कैसे विकल्प आते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन सकता है, यह किस रिपोर्ट में बताया गया? किसकी रिपोर्ट में बताया गया? तो आपको ऑप्शन दिएंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड बैंक, अंकटाड, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो आपका उत्तर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा। ठीक है, रिपोर्ट में बताया गया कि 2050 तक वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा आयातक होगा। पहले नंबर पर कौन होगा 2050 में? चाइना होगा। दूसरे नंबर पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। तीसरे नंबर पर होगा भारत 5.9% की हिस्सेदारी के साथ। तो ये 2050 के लिए डेटा बताया गया है। ठीक है, उस समय की गर्भ में है। वर्तमान में भारत की क्या स्थिति है, ये भी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। जो वैश्विक व्यापार है, ठीक है, उसमें जो आयात है, आयात में हमारी हिस्सेदारी कितनी है? 2.8% है। और देश में, और ये देश किस नंबर पर है सूची में, कौन से नंबर पर है? अगर सभी आयातकों को हम एक क्रम में रखें तो उस क्रम में हमें 8वें पायदान पर रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड आउटलुक नामक रिपोर्ट के अनुसार
सूची में देश की स्थिति 2030 तक 3.9% की साथ चौथे स्थान पर पहुंच जाएगी। तो ये सब आपको याद नहीं रखना है, और याद रखना चाहे तो एक बार रिवीजन करा देते हैं। वर्तमान में भारत 8वें नंबर पर है। आयात के मामले में हिस्सेदारी कितनी है वैश्विक आयात में? 2.8% है। जो ग्लोबल ट्रेड आउटलुक है उसने रिपोर्ट में बताया कि 2030 तक हम चौथे सबसे बड़े आयातक देश होंगे, और हमारी जो वैश्विक आयात में भागीदारी होगी वो 3.9% होगी। और जो हाल ही में नया डेटा जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के द्वारा, जो कि ब्रिटेन का एक विभाग है, उसने बताया कि हम 2050 तक तीसरे सबसे बड़े आयातक होंगे, और विश्व आयात में हमारा 5.9% का हिस्सेदारी रहेगी, हमारा शेयर रहेगा। याद हो गया? याद रहेगा ना आपको? अब ये दे रखे हैं कि वैश्विक आयात में भारत की स्थिति, वही जो हमने ऊपर पढ़ा उसे टेबल के फॉर्म में दिया गया है, और यहीं पढ़ना आसान है। तो देखिए, अभी वर्तमान में सबसे बड़ा आयातक देश है अमेरिका, ठीक है। दूसरे नंबर पर है चीन। हमारा भारत प्यारा किस नंबर पर है? हमने अभी पढ़ा, हमें 8वें नंबर पर। 2030 में ये डेटा किसके द्वारा जारी किया गया है? ग्लोबल ट्रेड आउटलुक के द्वारा। इसमें बताया गया कि हम चौथे नंबर के सबसे बड़े आयातक देश रहेंगे। 2030 में हमारा जो आयात में शेयर रहेगा, प्रतिशत रहेगा, वो कितना रहेगा? 3.9% रहेगा। और ये जो नया डाटा जारी किया गया ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के द्वारा, उसने बताया कि आप 2050 तक भारत है ना वो तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। पहले नंबर पर चाइना पहुंच जाएगा, यानी अमेरिका को ये पछाड़ देगा। तो अमेरिका को तो हालांकि 2030 में ही पछाड़ देगा। तो जो ऊपर हमने पढ़ा उसे ही दोबारा पढ़ लिया है, और बोर मत होइए, इससे आपको याद ही हो जाएगा। बार बार रिवाइज करने से, बार बार रिपीट करने से, रिवाइज और रिपीट मिलकर रिवीज हो गया, तो बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। NCDEX द्वारा भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक जारी किया गया, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जाएगा। तो हाल ही में नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NCDEX, द्वारा भारत का पहला सेक्टोरल यानी क्षेत्रीय इंडेक्स में एग्री कमोडिटी बास्केट यानी ग्वारेक्स लॉन्च किया गया है। ये क्षेत्रीय सूचकांक पहली बार भारत के द्वारा जारी किया गया है, जिसका नाम है ग्वारेक्स, ठीक है। सेक्टोरल का मतलब क्षेत्रीय है। ग्वारेक्स एक मूल आधारित क्षेत्रीय सूचकांक है जो वास्तविक समय के आधार पर ग्वार गम रिफाइंड स्प्लिट्स और ग्वार सीड के वायदा अनुबंधों में प्रवृत्ति को ट्रैक करता है। याद रखना है। और इसके साथ याद रखेंगे, ग्वार फली आपने देखी होगी, उसी के उत्पादन को लेकर इंडेक्स जारी किया गया है। क्लियर हो गया? एकदम सिंपल भाषा में किसने जारी किया है? NCDEX ने किया। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड द्वारा, ठीक है। इसके साथ नोट करेंगे सबसे महत्वपूर्ण, भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्वार उत्पादक है, जिसका कुल उत्पादन कितना होता है भारत में? जो विश्व में कुल उत्पादन होता है उसका 80 से 85% ग्वार का उत्पादन भारत ही करता है, और भारत में जितना उत्पादन होता है उसका 80% जो उत्पादन करता है वह करता है राजस्थान। याद हो गया? याद हो गया तो बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2021 के बारे में। ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो आप जानते हैं, अमेरिकी पत्रिका फॉर्च्यून के द्वारा, ठीक है। और इसमें 7 भारतीय कंपनियों को इस बार स्थान दिया गया है। पहले नंबर पर कौन है? तो पहले नंबर पर है आपकी अमेरिका की वॉलमार्ट, और लगातार 6 वर्षों से ये पहले पायदान पर है। 6 नहीं, सॉरी, 8 वर्षों से लगातार ये किस नंबर पर है? पहले नंबर पर है। और दूसरे नंबर पर अमेरिका की दूसरी कंपनी है Amazon.com, ठीक है। तीसरे नंबर पर है चीन की साइनोपेक, ठीक है। तो Amazon.com ये दूसरे नंबर पर है, वॉलमार्ट पहले नंबर पर है। बात करते हैं किस देश की सबसे ज़्यादा कंपनियां ग्लोबल फॉर्च्यून 500 सूची में शामिल की गई हैं? तो सबसे ज़्यादा कंपनियां शामिल की गई हैं चीन की, ठीक है। 143 कंपनियों के साथ चाइना शीर्ष पर है, ठीक है। इसमें ताइवान की कंपनियों को भी शामिल किया गया। हालांकि ताइवान अपने आप को अलग स्वायत्त देश बोलता है, लेकिन विश्व के अन्य देश शायद इसको समर्थन नहीं दे रहे, तभी ताइवान की कंपनियों को चीन की कंपनियों के साथ गिन लिया गया है, ठीक है। हालांकि इसका अधिशासी क्षेत्र तो ये है ही। उसके बाद दूसरे नंबर पर अमेरिका की कुल 122 कंपनियां शामिल की गई हैं, फिर जापान की 53 कंपनियां, और भारत की कितनी कंपनियां शामिल की गई हैं? 7 कंपनियां शामिल की गई हैं केवल, ठीक है। बात कर रहे हैं फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची की। तो पहले नंबर पर है आपका चाइना कंपनी शामिल करने के मामले में, दूसरे नंबर पर है अमेरिका, तीसरे नंबर पर है जापान। लेकिन शीर्ष 10 कंपनियों की बात करें तो पहले 2 स्थान पर अमेरिका की 2 बड़ी कंपनियां शामिल हैं, वॉलमार्ट और Amazon.com। तीसरे नंबर पर चाइना की साइनोपैक आ जाती है। भारत में बात करेंगे अब,
भारतीय कंपनियों में अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली तेल से लेकर दूरसंचार क्षेत्र में कारोबार करने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज 2021 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में 59वें स्थान से फिसलकर 155 पायदान पर पहुंच गई है। ठीक है, कोविड-19 के कारण कमाई पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी कंपनियां भारत की जो 7 शामिल हैं उनके नाम जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है। पहले नंबर पर 155वें नंबर पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। पिछले वर्ष की रैंकिंग में ये 59वें पायदान पर थी, इस वर्ष 155वें नंबर पर है। फिर आता है आपका SBI, भारतीय स्टेट बैंक, जिसका सर्वर हमेशा डाउन रहता है, इसको 205वीं रैंक दी गई है। फिर आता है आपका इंडियन ऑयल, इसे 212। तेल और प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये आपको 243। राजेश एक्सपोर्टर, ठीक है, इसको 348 और टाटा मोटर्स को 357, भारत पेट्रोलियम को 394। तो ये 7 कंपनियां हैं जिन्हें फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल किया गया है। अब बात करेंगे उभरते सितारे फंड योजना के बारे में। तो इसे जारी किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। जो छोटी कंपनियां हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में व्यापार शुरू किया है, ठीक है, मध्यम आकार की कंपनियां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 21 अगस्त 2021 को, ठीक है, इसको शुरुआत की गई। शुरुआत कहाँ से की गई है? उभरते सितारे फंड की, नोट करेंगे लखनऊ में। तो थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और कुछ ना पूछा जाएगा, इससे पूछा यही जाएगा कि उभरते सितारे फंड की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा की गई, इसको कहाँ से शुरू किया गया? तो आपका उत्तर होगा लखनऊ से इसे शुरू किया गया है। यह फंड एग्जिम बैंक और सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है। तो इसे कौन स्पॉन्सर कर रहा है उभरते सितारे फंड को? एग्जिम बैंक और सिडबी बैंक। ठीक है, एग्जिम बैंक और सिडबी बैंक 40-40 करोड़ के अंशदान के साथ संयुक्त रूप से इसे स्पॉन्सर कर रहा है। क्या किया जाएगा उभरते सितारे फंड के अंतर्गत? इसके अंतर्गत जो छोटे छोटे उद्यम हैं, मध्यम आकार के, छोटे आकार के, उनके साथ क्या समस्या आ रही है, फंड की समस्या आ रही है या रणनीति की समस्या आ रही है, इन तीनों ही चारों फेज में उनकी मदद की जाएगी। अगर फंड की दिक्कत होगी तो एग्जिम और सिडबी बैंक मिलकर उभरते सितारे फंड से उन्हें ऋण उपलब्ध कराएंगे, ऋण सस्ता होगा, तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएंगे। तो यही सब किया जाएगा। ठीक है, और इस कार्यक्रम को लखनऊ से शुरू किया गया है। आगे बात करते हैं, एटीएम में कैश ना होने पर बैंकों पर 10,000 का जुर्माना लगेगा। अब यानी कि हर एटीएम में कैश रखना बैंकों के लिए अनिवार्य हो गया है। अगर वे ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें जुर्माना देना होगा। आरबीआई ने नया सर्कुलर जारी कर 10 अगस्त 2021 को यह बताया। यह नियम कब से लागू हो गया? 1 अक्टूबर 2021 से। तो ये वाली डेट याद रख पाएँ तो याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में बताया गया, जो सर्कुलर जारी किया गया आरबीआई का, उसमें बताया गया कि अगर किसी एटीएम में 1 माह में 10 घंटे तक कैश नहीं रहता है तो उसके बैंक पर आरबीआई द्वारा जुर्माना लगाया जाएगा। एटीएम में समय पर अगर पैसा नहीं डालते हैं तो जुर्माना कितना लगेगा? 10,000 रुपये का लगेगा। ठीक है, और ये भी कहा गया है आरबीआई के द्वारा कि अगर इस व्यवस्था को पुख्ता करने में बैंकों का ज़्यादा खर्चा आता है तो वे क्या कर सकते हैं? ऑपरेटर से, जो एटीएम का प्रयोग करते हैं, यानी हम और आपसे क्या कर सकते हैं? वसूली कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं। हालांकि एसबीआई तो वसूलता ही है, सभी बैंक वसूलते हैं जो आपका एटीएम मैनेजमेंट शुल्क होता है, लेकिन इस व्यवस्था को अगर पूरा करने में ज़्यादा उनका समय और पैसा खर्च होता है तो ऑपरेटर से वसूली कर सकते हैं। तो याद रहेगा। इसके साथ आपको याद रखना है, भारतीय स्टेट बैंक देश भर में सबसे ज़्यादा एटीएम वाला बैंक है। ठीक है, कितने एटीएम है? लगभग 63,900। तो संख्या याद नहीं रखनी है, बस याद रखना है कि सबसे ज़्यादा किस बैंक के एटीएम है भारत में। तो आपका उत्तर होगा भारतीय स्टेट बैंक के। अब बात करते हैं 2020-21 में बागवानी उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान के बारे में। फसल वर्ष 2020-21 में देश में बागवानी फसलों के अधीन क्षेत्र व कुल बागवानी उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि मंत्रालय द्वारा 15 जुलाई 2021 को जारी किए गए। ठीक है, किसके द्वारा जारी किए गए हैं? कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा। क्या क्या बताया गया है देख लेते हैं। जुलाई 2021 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2020-21 में कुल बागवानी उत्पादन 329.86 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर अनुमानित है, जो वर्ष 2019-20 में 320.47 मिलियन टन था, यानी इसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। इससे पूर्व 2018-19 में बागवानी उत्पादन 311
0.05 मिलियन टन रहा था। इस प्रकार बागवानी उत्पादन में 3.02% की वृद्धि जहां 2019-20 में दर्ज की गई, वहीं 2020-21 में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? 2.93% की। तो आपको क्या करना है, जुलाई 2021 का जो नया अग्रिम अनुपात है, अनुमान है, उसको बस याद रखना है। कितना है? 329.86 मिलियन टन है। पिछले वर्ष से ये कितना अधिक है? तो नोट करेंगे, पिछले वर्ष से ये अधिक है 2.93%। ठीक है। और अगर और पिछले वर्ष से कंपेयर करेंगे, यानी वर्ष 2018-19 से कंपेयर करेंगे, तो कितना प्रतिशत अधिक था? ये अधिक है आपका 3.02%। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो सारा आपको डेटा नहीं याद रखना है, बस डेटा याद रखना है 329.86%। साथ में ये 2% आपको याद रखने हैं। आगे बात करते हैं, सब्जियों का उत्पादन देखेंगे हम। सब्जियों का उत्पादन 2020-21 में कितना रहा? 196.27 मिलियन टन, और पिछले वर्ष की तुलना में ये 3.9% अधिक है। ठीक है। और प्याज का अनुमान अगर हम देखेंगे तो ये रहा 26.92 मिलियन टन, और पिछले वर्ष की तुलना में इसमें मामूली सी बढ़त हुई है। तो केवल यही आपको अमाउंट याद रखना है, 26.92 मिलियन टन ये प्याज का अनुमानित उत्पादन है। सब्जियों का हम पढ़ चुके हैं, 196.27 मिलियन टन है, जिसमें बढ़ोतरी देखी गई है 3.9% की। ठीक है। बात करें आलू उत्पादन की, तो ये कितना देखा गया है? ये देखा गया है 48.56 मिलियन टन रह सकता है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में काफ़ी ज़्यादा अधिक है, 10.6%। ठीक है। याद रखेंगे, तो इतना बस आपको याद रखना है। और इसलिए इन सबको बता दिया। कुछ लोग कमेंट में बोलते हैं कि मैम आप बहुत ज़्यादा छोड़ देती हैं, लेकिन थोड़ा सा विश्वास करके पढ़िए। सब कुछ याद नहीं रख सकते, पढ़ा भले ही नहीं, तो जो याद रह सकता है केवल उस पर ज़्यादा फोकस करिए फिलहाल। और मेरे द्वारा कोई भी आवश्यक जो पॉइंट्स हैं, बिंदु है, उनको नहीं छोड़ा जाता है। आगे बात करते हैं, सुगंधित एवं औषधीय जड़ी बूटियों का उत्पादन वर्ष 2019-20 के दौरान 0.73 मिलियन टन रहा। 2021 में उत्पादन 0.78 मिलियन टन उत्पादित रहा। तो कोविड-19 के कारण औषधि जड़ी बूटियों, सुगंधित जड़ी बूटियों की जो मांग थी उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई है, इसलिए हो सकता है इसका अग्रिम अनुमान एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो आप इसको याद रखेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है कुल बागानी फसलों का उत्पादन, तो ये कितना रहा? 16.60 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि पिछले वर्ष 2019-20 में प्राप्त 16.12 मिलियन टन उत्पादन में मामूली अधिक है। यानी 19-20 में कितना था? 19-20 में था ये 16.12, और अब कितना हो गया? अब हो गया 16.60। तो आप देख सकते हैं मामूली सी इसमें बढ़त दर्ज की गई है। बात कर रहे हैं बागानी फसलों के उत्पादन के बारे में, तो इतना काफ़ी है। आगे बात करते हैं, कांडला भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र, इसको आप लगाइए इंपॉर्टेंट। देश का सबसे पुराना निर्यात क्षेत्र कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र, हरित औद्योगिक शहर घोषित किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है। ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसे घोषित किया गया है कांडला को, और ये पहला घोषित होने वाला क्षेत्र है, भारत का पहला ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। नाम क्या है? कांडला। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ठीक है। कांडला को औद्योगिक शहरों की श्रेणी में मौजूदा शहरों के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन सिटीज रेटिंग के तहत प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है। तो प्रश्न हो सकता है ऐसे भी पूछ लिया जाए कि किस शहर को हाल ही में प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। ठीक है। तो आपका उत्तर होगा कांडला को। या प्रश्न पूछा सकता है कि भारत का पहला हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र ग्रीन स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र किसे या जोन किसे घोषित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा किसे घोषित किया गया है? कांडला को। इस क्षेत्र में अधिकांश पेड़ लगाए गए हैं। ठीक है। वनीकरण पर काम किया गया है, पर्यावरण से संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया है, इसीलिए से हरित विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया गया है। किस पद्धति के अंतर्गत यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं? तो आपका उत्तर होगा मियावाकी वनीकरण पद्धति के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वनारोपण से क्या फायदा हुआ है? लवणता कम हुई है, ऊपरी मृदा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, जो पानी का रिसाव था उसको भी रोकने में मदद मिली है। तो आप इसको याद रखेंगे। साथ में याद रखेंगे रेटिंग किसके द्वारा दी गई है? रेटिंग दी गई है IGBC के द्वारा, ग्रीन सिटीज रेटिंग्स के द्वारा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना, और ये आपने न्यूज़ में खूब देखी होगी। इसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने काफ़ी ज़्यादा हाय तौबा किया था। एक प्रकार सबसे सिंपल शब्दों में बात करें तो ये ऐसी योजना है
जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं उन सबको प्राइवेटाइज करने की ये बात करता है, उसे निजीकरण की ये बात करता है। ठीक है, इतना मोटा मोटा सा आपको क्लियर हो गया होगा। राष्ट्रीय परिसंपत्तियों को, जो राष्ट्र के एसेट्स हैं, ठीक है, कि मौद्रीकरण यानी उनको मोनेटाइज करना, यानी उनकी कीमत लगाना, उन्हें निजी क्षेत्र में बेच देना, सिंपल भाषा में आपको बता रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, के द्वारा आगामी 4 वर्षों में लगभग 6 लाख करोड़ रुपए एकत्रित करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 अगस्त 2021 को 4 वर्षीय मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना की शुरुआत की। तो याद रखना है कब से कब तक के लिए है, तो आपका उत्तर होगा 2021-22 से लेकर 2024-25 तक। ये समय काल आप याद रखेंगे। कितना अमाउंट इकट्ठा किया जाएगा, फंड इकट्ठा किया जाएगा सरकारी संपत्ति को बेचकर या प्राइवेटाइज कर, तो आपका उत्तर होगा 6 लाख करोड़ रुपए। 6 लाख करोड़ रुपए जुटाने हैं आगामी 4 वर्षों में। उसके बाद अगला चुनाव भी तो है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन है। अभी हमने पढ़ा था ग्लोबल फॉर्च्यून 500 सूची 2021, उसमें आपने देखा होगा बहुत से जो राष्ट्रीय परिसंपत्तियाँ थी, जो राष्ट्रीय उद्यम थे, ठीक है, सार्वजनिक उद्यम थे, उनको 7 कंपनियों में स्थान मिला था। उसके बावजूद भी सरकार का प्रयास है कि संपत्तियाँ जो सार्वजनिक उद्यम है वे अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। तो ठीक है, कहीं कहीं तो ठीक भी है, कुछ कुछ सेक्टर्स को तो वाकई प्राइवेटाइज किया जाना चाहिए, लेकिन कुछ सेक्टर्स को अनावश्यक रूप से प्राइवेटाइज किया जा रहा है। फिलहाल बात करते हैं इस परियोजना के लिए केंद्र ने 6 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा संपत्ति को अंतिम रूप दिया है, जिसका मुद्रीकरण किया जाएगा। ठीक है, और इस मुद्रीकरण से जो धन इकट्ठा होगा, सरकार के द्वारा कहा गया है, उसका प्रयोग किया जाएगा नई परिसंपत्तियां बनाने में, ठीक है, क्षमता विस्तार करने में, नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में। समझ आ गया। आगे बात करते हैं NMP यानी नेशनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी के माध्यम से जुटाई जाने वाली राशि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत केंद्र के 43 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावित परिव्यय का लगभग 14% है। इसमें 12 से ज़्यादा संबंधित मंत्रालय और 22 से ज़्यादा परिसंपत्ति श्रेणियां इसमें शामिल हैं। अनुमानित मूल्य के अनुसार शीर्ष 5 क्षेत्रों की कुछ पाइपलाइन मूल्य में लगभग 83% की हिस्सेदारी है, जिसमें शीर्ष 5 कौन से हैं? सड़कें 27%, रेलवे 25%, ठीक है, बिजली 15%, तेल और गैस पाइपलाइन 8%, दूरसंचार 6%। इन सब क्षेत्रों से जो फंड प्राप्त होगा उसी का यहाँ पे परसेंटेज बताया गया है। तो ये आपको मोटा मोटा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये जो 6 लाख करोड़ रुपए इस अवधि में वसूले जाएंगे, किस अवधि में? 2021-22 से लेकर 2024-25 तक। उसको बताया गया कि किस वित्त वर्ष में कितनी वसूली होगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है। बस आपको ये अवधि याद रखनी है और ये अमाउंट याद रखना, 6 लाख करोड़ का, उतना सफिशिएंट है। जो लोग इसको याद करना चाहते हैं, ये जो आपको दे रखा है अलग अलग वित्त वर्ष में जो अनुमान दे रखा है, इसे याद करना चाहे तो याद कर सकते हैं। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति 2021 के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की शुरुआत की। इस नीति से प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा। ठीक है, किन वाहनों को? जो प्रदूषण करते हैं, जो पुराने हो चुके, जिनका सही से मेंटेनेंस नहीं हुआ है। इस नीति के अनुसार 15 से 20 वर्ष पुरानी गाड़ियों को कबाड़ में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तो इन सब पॉइंट्स पे ध्यान देंगे, इन्हीं से कथन बनते, स्टेटमेंट बनते हैं। जो व्यावसायिक कॉमर्शियल गाड़ियां हैं 15 वर्ष बाद उसे कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा, निजी गाड़ियों को 20 वर्ष बाद। ऐसा क्यों? जो कॉमर्शियल गाड़ियां होती हैं उनका फिटनेस और मेंटेनेंस समय पर नहीं हो पाता, वे अधिक यात्रा करती हैं, ठीक है, रेगुलर यात्रा करती है। लेकिन जो घर में जो चलने वाली गाड़ियाँ, जो प्राइवेट गाड़ियाँ, जो कार है, उनकी फिटनेस समय पर होती रहती है, मेंटेनेंस समय पर होती रहती है और वो उतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती है, तो पॉल्यूशन कम क्रिएट करती हैं। आपने देखा होगा जो सरकारी बसें हैं, ट्रक है, वो कितना धुआं छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो कॉमर्शियल वाहन है, ठीक है, वो उनको 15 वर्ष के बाद उन्हें कबाड़ घोषित किया जाएगा, जो निजी गाड़ियाँ उन्हें 20 वर्ष बाद। इस तरीके से दिमाग में बिठा लेंगे। वाहन मालिकों को तय समय के बाद ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर ले जाना होगा। किसी वाहन के फिटनेस टेस्ट में असफल होने या उसके रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र नवीकरणीकरण, उसे मतलब जो फिटनेस सर्टिफिकेट है उसे रिन्यू कराने में अगर असफल होते हैं तो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल घोषित कर दिया जाएगा, यानी उसे कबाड़ घोषित कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया? यदि वो फिटनेस टेस्ट में फेल हो गया या उसका जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट है वो रिन्यू नहीं हो पाया तो उसे क्या किया जाएगा? कबाड़ घोषित किया जाएगा। वाहनों के फिटनेस से मुख्यतः
एमिशन टेस्ट, ब्रेकिंग, कई अन्य परीक्षण किए जाएंगे। और ये कौन से पैमाने पर किए जाएंगे? इसके लिए प्रयोग किया जाएगा मोटर वाहन नियम 1989। याद रखेंगे, इतना बस आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। वाहन के मालिक को व्हीकल पर स्क्रैप मूल्य जो लगभग 4 से 6% होता है वह मिलेगा। स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट भी उसे दिया जाएगा। यानी जब आप गाड़ी आपकी कबाड़ घोषित कर दी जाएगी तो ऐसा नहीं है कि आप वो कबाड़ का उसे आपको कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा। जो आपकी ओरिजिनल गाड़ी का अमाउंट है उसका 4 से 6% मिलेगा, ठीक है। वैसे भी कबाड़ में बिकने पे इतना तो मिल ही जाता है, ठीक, इतना % आपको मिलेगा। उसके साथ आपको एक स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि यानी आपने अपनी ख़राब गाड़ी का, जो कि अब पोल्यूशन करती थी, जो चलन से बाहर हो गई थी, उसको आपने उसका सही निपटान किया, इसका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये सर्टिफिकेट लेके जब आप अगली नई गाड़ी खरीदने जाएंगे, नया वाहन खरीदने जाएंगे, तो आपको 5% की विशेष छूट दी जाएगी। ये सब बताया गया है राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति में, तो ये आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं क्यूबा में क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने का निर्णय। क्यूबा की सरकार ने भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी को मान्यता देने और विनियमित करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर ने भी विदेशों में रहने वाले नागरिकों से प्रेषण प्राप्त करने के तरीके के रूप में क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने की घोषणा की है। प्रेषण प्राप्त करने यानी रेमिटेंस प्राप्त करने के लिए, तो जो भी एल सल्वाडोर के जो भी नागरिक बाहर विदेशों में रहते हैं वे अपनी रेमिटेंस को अब क्रिप्टो करेंसी के रूप में भेज सकते हैं। किस रूप में? बिटकॉइन के रूप में, ठीक है। ये एल सल्वाडोर है और अब इसी प्रकार की कुछ घोषणा क्यूबा के द्वारा भी कर दी गई है। और ऐसी घोषणा करने वाला एल सल्वाडोर दूसरा देश था, पहला देश था, और ये जो आपका क्यूबा है ये दूसरा देश हो गया है। तो याद रखेंगे, क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को मान्यता देने वाला, कानूनी निविदा लीगल टेंडर घोषित करने वाला जो देश था वह एल सल्वाडोर था, ठीक है। ये दुनिया का पहला देश था। इसी प्रकार का दूसरा देश बन गया है क्यूबा। आगे बात करेंगे फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स रिपोर्ट 2021 की। इसे किसके द्वारा जारी किया गया है? इसे जारी किया गया है, तो ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया ये इसमें नहीं बताया गया और गूगल पे सर्च करने पर भी नहीं मिला। तो आप बस देख लेंगे कि इंडेक्स में इस रिपोर्ट में बताया क्या गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने लंबी छलांग के साथ 20वें स्थान पर पहुंच गई है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज 9वें पायदान पर है, ठीक है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार महामारी के कारण बदलते हुए माहौल के बावजूद TCS पिछले वर्ष की तुलना में 45 स्थान के सुधार के साथ 20वें पायदान पर पहुंच गई। यानी पिछले वर्ष ये 65वें नंबर पर थी और अब किस नंबर पर है? ये है अब 20वें नंबर पर, 45 स्थान का इसने सुधार किया है। हालांकि रिलायंस को 7 स्थान का नुकसान हुआ है, इसके बावजूद वह शीर्ष 10 में अपना स्थान बनाए रखने में सफल रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2020 में पहली बार शीर्ष 10 में शामिल हुई थी। वह एप्पल के बाद दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रही थी। तो 2020 की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स में रिलायंस दूसरे पायदान पर था। पहले नंबर पर एप्पल था, दूसरे नंबर पर आपका रिलायंस था। लेकिन इस वर्ष कौन से पायदान पर रखा गया है? 9वें पायदान पर रखा गया है। कुल मिलाकर 6 स्थान की गिरावट देखी गई है, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार उपभोक्ता से जुड़े ब्रांडों को असमान रूप से प्रभावित किया है, ठीक है। यानी जो महामारी रही उसमें जो उपभोक्ता ब्रांड हैं उनको असमान रूप से प्रभावित किया है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। आगे बात करते हैं खरीद सीजन 2022-23 के लिए रबी फसलों के समर्थन मूल्य की घोषणा। तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है? इसे जारी किया जाता है किसी मंत्रालय के द्वारा। देखते हैं किसने इसे जारी किया है। और ये भी आप जानते हैं किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक मामलों की समिति के द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग चलेंगे टेबल की तरफ। गेहूं में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 40 रुपये की बढ़ोतरी हो गई है। और कितना इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा 2015 रुपये। याद रखना है जो महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप चना ज़रूर याद रखेंगे, 130 रुपये की से बढ़ोतरी देखी गई है, 5230 ये हो गया है। सबसे अधिक बढ़ोतरी देखी गई है मसूर और सरसों में, दोनों में बराबर है, 400 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है। और मसूर का जो MSP हो गया वो कितना हो गया? 5500 रुपये। वहीं सरसों का हो गया 5050 रुपये। तो इनको आप याद रखेंगे, कई बार सूरजमुखी भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसमें 114 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई है और ये बढ़कर हो गया है 5441 रुपये। क्लियर हो गया, ठीक है।
तो आज वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ई-रूपी योजना से। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है और कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक आप मस्त पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, पढ़ाई पर विशेष फोकस करिए और इसी बार इसी वर्ष किसी ना किसी परीक्षा को पास करके आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लीजिए। तो कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए।